हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, 2016 में आपकी जो ग्राम सेवक की परीक्षा लगी थी, एग्जाम डेट थी आपकी 18 दिसंबर 2016। तो उसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछे गए थे और कोड नंबर है पेपर का वो 25 नंबर कोड था। कहने का मतलब कि 120 क्वेश्चन आपको करने थे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरी आंसर की मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इसमें जीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। 120 में से 65 क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज से, जीके से पूछे गए थे। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्लीट अपन बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नीचे दिए गए दो वक्तव्यों पर आपको विचार करना है। देखिए एक कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है, कौन सा सही तरीके से इसकी व्याख्या करता है ये बताना है। कथन है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, यानी ये बात तो सही है। दूसरी है, आपको कारण दे रखा है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। बिल्कुल ये गलत आपको कथन दे रखा है, यानी कि आपको कथन तो सही दे रखा है और कारण जो है वो गलत है। तो देखिए ए तो सही है लेकिन आर यहाँ पर क्या है, गलत है। ऑप्शन आपका जो सी दे रखा है वो इसका आंसर होता। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए अनुच्छेद 154 का जो संबंध है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति से बिल्कुल है। अनुच्छेद 155 का संबंध राज्यपाल की नियुक्ति से है, बिल्कुल ये भी सही दे रखा है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताओं से संबंधित नहीं है, ये आपको जो अनुच्छेद 156 है वो गलत दे रखा है। अनुच्छेद 163 का संबंध है वो राज्य मंत्रिपरिषद से, ये भी सही दे रखा है। कौन सा गलत था वो आपको बताना था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित के ऊपर विचार करना है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये बात सही है या फिर नहीं है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि राज्य के प्रत्येक राज्य के, यहाँ पर जो प्रत्येक शब्द दिया गया ये गलत है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2 या 2 से 3 जो अलग अलग राज्य हैं उनका एक ही हाई कोर्ट है, वो वर्तमान में भी संचालित है। इसलिए ये कथन जो है वो आपको यहाँ पर गलत दे रखा है। कौन सा कथन सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है, ये कथन आपको सही दे रखा है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के कुछ लेख यानी रिट जारी करने का अधिकार, ये भी सही है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन एक ही उच्च न्यायालय होगा ये कथन आपको यहाँ पर गलत दिया गया था, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। ऑप्शन आपका जो सी है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है। राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। ये सारे क्वेश्चन अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। देखिए अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से क्रम के अनुसार, यानी कि पहले ऊंचा और उसके बाद निम्न स्तर पर आपको जाना है, यानी कि सबसे ऊंचा पद इनमें से कौन सा है, उसके नीचे कौन सा है, उसके नीचे कौन सा है, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो आपको चारों दिए गए हैं इनमें सचिव सबसे ऊपर होता है, उसके बाद में विशिष्ट सचिव आते हैं, उसके बाद में उप सचिव और उसके बाद में सहायक सचिव, यानी कि 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4 आपको दूसरे कूट में दे रखे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, इनमें से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है। जिलाधीश का कार्य इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो देखिए राजस्व का एकत्रीकरण ये तो बिल्कुल होता है। कलेक्टर के कार्य हैं वो पूछे आपसे, तो कलेक्टर का अगर अपन मुगल काल पढ़ते हैं तो सबसे पहले कलेक्टर शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो राजस्व एकत्र करने के लिए ही जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था उसी को कलेक्टर कहा गया था। तो राजस्व का एकत्रीकरण ये तो इसका कार्य होता है, आप सभी को पता है। कानून व्यवस्था का रख रखाव तो ये भी कलेक्टर का कार्य होता है। आयकर का एकत्रीकरण ये इसका कार्य नहीं होता। भू दस्तावेजों का रख रखाव भी होता है, यानी कि तीसरा जो आपको दे रखा है ये जिलाधीश का कार्य नहीं होता। बलवंत राय मेहता समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति थी, तो देखिए ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर आधारित थी। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 ओ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की यह व्यवस्था है। राज्य विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है और कूट के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए इसका समयकाल 5 वर्ष का होता है, यानी राज्य विधानसभा के बारे में आपको बताना है, तो इसका जो समयकाल है वो 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये गलत है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
निर्वाचन होता है, ये भी सही दे रखा है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, बिल्कुल ये भी सही दे रखा है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा ये कथन आपको सही दे रखे हैं राज्य विधानसभा के बारे में। तो ऑप्शन जो आपको सी दे रखा है, कूट नंबर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था? कौन से खेल में? देखिए 2016 का ये ग्राम सेवक की परीक्षा है, तो 2016 के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन था ये समसामयिक दृष्टिकोण से। तो उस समय किसने जीता था? कबड्डी के खेल के अंतर्गत। तो उस समय इसका आंसर जो था वो कबड्डी हो जाएगा। हो सकता है कि इस बार जो है 2021 में एग्जाम आए उसमें आंकड़े 2020 और 21 के पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? तो ये रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? तो ये 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया था। भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? देखिए इसका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है वित्त मंत्री। उसके बाद देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं। एक तरफ आपको पर्वतों का प्रकार दे रखा है और वो पर्वत है वो कौन से क्षेत्र में स्थित है ये बताना है। देखिए युवा वलित पर्वत ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी घाट, ये इसका होगा। प्राचीन वलित पर्वत तो इसका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी घाट। और ज्वालामुखी तो ये परी प्रशांत पेटी। और भ्रंशखंड ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी तट। यानी कि 2, 1, 4, 3 ऑप्शन जो फर्स्ट आपको कोड दे रखा है वो इसका आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और उसी तरीके से दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। किलिमंजारो जो पर्वत शिखर है वो कौन से महाद्वीप में है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो पर्वत श्रेणी स्थित है। विंसन मैसिव तो ये हो जाएगा इसका आपका अंटार्कटिका। माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया और एकांका गोवा ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। देखिए 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 आपको ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों या सागरों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? अवरोही क्रम में यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद में उससे छोटा कौन सा है, उसके बाद में उससे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा इनमें से देखिए अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर आर्कटिक है, फिर दक्षिण चीन है। तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और वही कोड के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो विश्व का आर्द्रतम स्थान मौसिनराम है। उसके बाद में विश्व का शुष्कतम स्थान कौन सा है? तो ये इक्किक हो जाएगा। विश्व का ध्रुव उत्तरी शहर तो ये नी एल्सुड हो जाएगा। और विश्व का ध्रुव दक्षिणी शहर तो ये यूशुआ हो जाएगा। यानी कि 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। कहने का मतलब है कि ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है वो आपको इसमें एग्जाम में काफ़ी दिए जाते हैं। तो यहाँ से क्या है कि एक साथ में 4 क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन में समाहित हो जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आप अभ्यास करना आने वाली 2021 में आपकी जो एग्जाम होगी ग्राम सेवक की उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो देखिए भोज जो आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थल है ये कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद में चंद्रताल आपका ये हिमाचल प्रदेश में है। और स्लर आपका है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। और रुद्र सागर ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा के अंतर्गत। यानी कि 2, 1, 4, 3 आपका देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। 21 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था, भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी? यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी रणनीति इनमें से श्रेष्ठतम होगी वो बताना है। तो देखिए मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण, पौधों और कीट प्रतिरोधी से किस्मों का प्रयोग, ये इसका इसमें राइट आंसर माना गया था। फिर अगला क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था, कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करती है। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित हैं? तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थित्यांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? यानी कि मुंबई से अहमदाबाद की ओर वो स्थानांतरित हो रहे हैं तो उसका मूल कारण क्या है? देखिए अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा क्या सस्ती है, ये इसका मूल कारण है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा।
राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है वो आपको बताना है, और नीचे आपको कूट दे रखे हैं उसके आधार पर चयन करके बताना है। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर के मुख्य सीमा का भ्रंश, देखिए पश्चिमोत्तर नहीं है हाड़ौती पठार, ठीक है, तो ये कथन तो आपका सीधी सी बात है गलत हो गया। वैसे राजस्थान के भौतिक स्वरूप में बताएं तो हाड़ौती पठार राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो पूर्वी साइड में आता है, अगर अपन सही कहें तो ये दक्षिणी और पूर्वी साइड में आता है, लेकिन पश्चिम तो किसी भी हालत में नहीं, पश्चिम उत्तर तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया वैसे भी। उसके बाद देखिए पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये आपको सही दे रखा है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये भी सही दे रखा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, यानी कि खंडित रूपों में है, तो ये भी आपको सही दे रखा है, यानी कि दूसरा तीसरा और चौथा सही है। दूसरा तीसरा और चौथा आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और वही कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके इस आंसर की के अंतर्गत क्या किया गया था, डिलीट किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी 2016 के अंतर्गत जो ग्राम सेवक की एग्जाम लगी थी 18 दिसंबर को, उसमें आंसर की के अंतर्गत ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ, एक बार आप पॉज करके देख लेना ये क्वेश्चन क्या था, और इसमें आंसर जो था वो डिलीट किया गया था। देखिए अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, और वही नीचे देखे कोट के आधार पर चयन करके बताना है। एक तरफ मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं और दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश दे रखे हैं। तो इनमें से देखिए एरिडी सोल्स जो मिट्टी का प्रकार है वो कौन सी जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क, ये तो इसी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में इनसेप्टी सोल्स, तो इनसेप्टी सोल्स जो मिट्टी है वो अर्ध शुष्क आर्द्र प्रदेश में पाई जाती है, और अल्फी सोल्स जो मिट्टी है वो उप आर्द्र और आर्द्र में, और वर्टिसोल्स जो मिट्टी है वो आर्द्र और अति आर्द्र में। यानी कि जिस तरीके से आपको ये दिए गए हैं ये बिल्कुल सही दिए गए हैं जलवायु प्रदेश और मिट्टी के प्रकार। 1 2 3 4 1 2 3 4 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर देना है। और फिर आपको कोड दे रखे हैं कौन कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको या तो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सम्मिलित करने वाले सूची फर्स्ट सूची सेकंड इस तरीके से दिए गए हैं, या फिर आपको कथन के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है और नीचे कोड दिए जाते हैं। लगभग जो प्रश्न थे 80% से ज़्यादा प्रश्न आपको इसी तरीके से दिए गए थे, यानी कि वो सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऊँटों के देवता कौन है तो बाबू जी हैं। वो पटवारी में जो क्वेश्चन है, ग्राम सेवक में जो क्वेश्चन है, वो रीट में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। सीधा सा नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन को घुमाकर काफ़ी पूछा जाएगा। तथ्यात्मक जो प्रश्न है वो इसमें काफ़ी आएंगे। देखिए इसमें आपको दे रखा है राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित और संरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो क्रमशः कितना है। इसमें आपको जो क्षेत्रफल का जो क्रम है वो भी आपको यहाँ पर याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपको दे रखा है आरक्षित और संरक्षित वनों का क्षेत्र 2011 के आंकड़ों के अनुसार दे रखा है, जो कि आपको गलत दे रखा है। और राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर में है और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं, यह कथन आपको सही दे रखा है। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 और करौली जिलों में पाए जाते हैं, ये भी सही दे रखा है। और अवर्गीकृत वन जो है वो सबसे ज़्यादा बीकानेर और गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं, ये भी आपको सही दे रखा है। यानी कि दूसरा तीसरा और चौथा जो कथन है वो आपको इसमें सही दे रखा है। तो ऑप्शन जो कूट नंबर 3 है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों में सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। देखिए यह अतितारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती हैं। तो ऑप्शन आपका जो 4th है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे पीड़ित हुए हैं। तो देखिए वर्ष 2002-3 इसका आंसर होगा। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में आपको बताना है। कथन दिए गए हैं 4 और कोट के आधार पर चयन करके बताना है कौन सा कोट यहाँ पर सही होगा। राज्य में वर्तमान 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। देखिए 2013-14 का आंकड़ा पूछा गया था, क्योंकि आपकी जो एग्जाम हुई थी ये 2016 में हुई थी, इसलिए ये आंकड़ा पूछा गया था और उस समय ये आंकड़ा बिल्कुल सही था। राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है, ये कथन भी आपको सही दिया गया था। और नीचे के दोनों कथन आपको इसमें गलत दिए गए थे, यानी कि पहला और दूसरा कथन आपको इसमें सही दिया गया था। अभी 2021 में जो एग्जाम होगी उसमें 2019 के बाद के, यानी कि 2020, 2019 और 2021 के आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उन आंकड़ों भी आप एक बार नज़र मार लेना। फिर अगला क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था, राजस्थान में अंध
एवं धूसर क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनजर भारत में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो देखिए बहरोड, बीनमाल, सूरजगढ़, धौड़ और श्रीमाधोपुर। ऑप्शन जो आपका सेकंड है वो इसका आंसर होगा। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में आपको गलत कथन छांटना है। तो देखिए वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2012 में गधों और खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। राज्य में प्रथम योजना काल में 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में गठित निम्न में से कौन सा कथन में परिवर्तन सही है वो आपको बताना है और नीचे देखे कूट के आधार पर चयन करके बताना है इस क्वेश्चन में भी। तो देखिए इसके अंतर्गत अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल है, ये जो प्रतिशत आपको दिया गया ये गलत दिया गया था। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल ये बिल्कुल आपको सही दिया गया था। और तिलहन 2012-13 के आंकड़े हैं, तो उस समय जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था वो पूछा गया था, तो ये तीनों कथन आपके बाद वाले आपको सही दिए गए थे, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें थोड़ा सा अपन फास्टली चल लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स का उस समय दिया गया था तो वो अपने यहाँ अब मतलब नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था और कौन सा इसका आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना था, तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी लिफ्ट नहर है और कौन कौन सी लिफ्ट नहर से कौन कौन से जिलों को लाभ पहुंच रहा है? तो देखिए इसमें जय नारायण व्यास, तो ये जोधपुर और जैसलमेर इन जिलों को लाभ पहुंच रहा है। चौधरी कुंभाराम, तो ये हनुमानगढ़ और चुरू को लाभ पहुंच रहा है। उसके बाद देखिए आगे आपको दे रखा है पन्नालाल बारूपाल, तो ये बीकानेर नागौर हो जाएगा। और डॉक्टर करणी सिंह, तो ये जोधपुर और बीकानेर लाभान्वित जिले हैं। तो 34 नंबर के अंदर देखिए 3, 4, 1 और 2, तो ये तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आपको खनिज दे रखे हैं और वो खनिज है वो कौन से खनन क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। तो पन्ना, तो ये टिक्की गढ़बोर सही दे रखा है। तांबड़ा, तो राजमहल और बागेश्वर सही दे रखा है। मैग्नीज, लीलावानी, काला खूंटा ये भी सही दे रखा है। तांबा जो है वो कोलन भगोनी ये भी सही दे रखा है। यानी कि 1, 2, 3, 4 आपको जिस क्रम में दिए गए ये सही दे रखे हैं। 1, 2, 3, 4 तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय जो संगठन है जिसमें आपका रिक्को है, आरएफसी है, रासिको है, इनके द्वारा आंकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर जिले शामिल किए गए हैं। राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपको सत्य दे रखा है और नीचे दिए गए कोट के आधार पर चयन करके बताना है। तो देखिए इसके अंतर्गत आपको राज्य में जनसंख्या की दशक की जो वृद्धि दर है 1991 से 2011 के दौरान 9.97% घटी है, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। राज्य में जनसंख्या घनत्व है 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा, ये सही दे रखा है। और लिंगानुपात प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही है, ये गलत दे रखा है, एक समान नहीं है। 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना अधिक साक्षरता दर बढ़ी है, ये अभी सही दे रखा है। दूसरा और चौथा सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। और 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको सूची फर्स्ट सूची सेकंड दे रखे हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या जनजातियों का प्रतिशत 2011 है और कौन सी जनजातियाँ कौन से आवास क्षेत्र में, प्रतिशत के हिसाब से कौन सी जनजाति कौन से आवास में रहती है ये बताना था। और ये क्वेश्चन भी आपका जो था इसमें फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन आप एक बार नज़र मार लीजिए, इस तरीके से पूछा गया था और क्वेश्चन पूछने की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी तकड़ी पूछी गई थी इसमें, लेकिन ये आंसर की में आपका क्वेश्चन डिलीट किया गया था, इसलिए यहाँ पर मैं आपको कोई सा भी आंसर यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। और देखिए राजस्थान की जनजातियाँ और कौन से आवास क्षेत्र, यानी कि जनजातियों से संबंध में प्रत्येक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 2 ही क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। एक तरफ तो आपको परसेंटेज देकर पूछ लिया और एक तरफ कौन सी जनजाति है वो कौन से आवास क्षेत्र में निवास करती है ये पूछा गया था। तो देखिए इसमें सहरिया जो जनजाति है वो 12 और कोटा हो जाएगा। गरासिया जो जनजाति है वो उदयपुर और सिरोही में निवास करती है। डामोर जो जनजाति है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और मीणा जनजाति है वो जयपुर और इसका दौसा हो जाएगा। यानी कि 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 देखिए आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है? कौन से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है और वही आपको कूट दिया गया है। देखिए संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना ये तो संबंधित है। राजस्थान आजीविका मिशन से इसका कोई संबंध नहीं है। मेवात, डांग व मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से अर्थव्यवस्था के सुधार से कार्यक्रम संबंधित नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का भी संबंध नहीं है, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा इनका कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 था वो इसका आंसर हो जाएगा।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति यानी कि जो लेबर फोर्स है उसमें कितने बेरोजगार व्यक्ति आके गए हैं? तो उसमें 33 लाख बेरोजगार व्यक्ति आके गए हैं। उसके बाद में 42 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान की सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में आपको बताना है कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य सही है, और उसके बाद में आपको नीचे कोट दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं और कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं। यानी शहरी क्षेत्र का, एक तरफ ग्रामीण और दूसरी तरफ शहरी, ये दोनों ही आपको कथन सही दिए गए हैं। संपूर्ण राज्य में कुल श्रम शक्ति का 3.1% व्यक्ति बेरोजगार, ये गलत है। और शहरी क्षेत्र में अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार की दरें बहुत ऊंची हैं, ये भी आपको गलत दे रखा है। यानी कि पहला और दूसरा ये कथन आपको इसमें सही दिए गए थे। ठीक है, 42 नंबर का क्वेश्चन में तो पहला दूसरा ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? देखिए, 4 आपको विकास कार्यक्रमों के नाम दे रखे हैं, कौन कौन से इसमें शामिल किए गए थे। तो देखिए, इसके अंतर्गत आपका समन्वित ग्रामीण विकास IRDP और ट्राइसेम ये शामिल किया गया था। इसके अलावा DWCRA और सित्रा ये शामिल किया गया था। इसके अलावा गंगा कल्याण योजना और मिलियन कुआ स्कीम ये भी शामिल किया गया था। जवाहर रोजगार योजना ये इसमें शामिल नहीं किया गया था, यानी कि 1, 2, 3 ये इसमें शामिल किए गए थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। श्री रंगराजन विशेषज्ञ दल रिपोर्ट 2014 के अनुसार, देखिए 2014 का आंकड़ा है क्योंकि 2016 में एग्जाम हुई थी, इसलिए 2014 का करंट अफेयर्स इसमें पूछा गया था। इस बार आपसे 2019 और 2020 का जो करंट अफेयर्स है वो आपसे पूछा जाने वाला है। 2021 का करंट अफेयर्स कम आएगा, 2019 और 20 के आंकड़े इसमें ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो उस समय इसका जो आंसर था वो मैं आपको बता देता हूँ, 1.51 करोड़ इसका राइट आंसर माना गया था। फिर देखिए, सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही दे रखे हैं वो आपको बताना है और कूट के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए, इसमें जो पहला कूट है वो गलत दिया गया था, दूसरा, तीसरा, चौथा कूट जो है वो इसमें सही दिया गया था। आंसर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ऑप्शन जो 4th होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो पुराने हैं, इसलिए आपको बताने से कोई मतलब नहीं है। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो अमरावती स्तूप का जो निर्माण है वो सातवाहन काल के अंतर्गत हुआ था। 1873 में भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो ये कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी सुजानगढ़ में स्थित है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हुसैन शाह के द्वारा करवाया गया था। बिलों में छेड़ा फाड़ना, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो छेड़ा फाड़ना क्या है? एक तलाक है। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेष विशेषज्ञ के रूप में एक गंधर्व 22 विद्यमान थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, महाराजा प्रताप सिंह इसका आंसर हो जाएगा। निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रागड़ी किस बोली का मिश्रण है? तो ये मालवी बोली का मिश्रण है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लालगिरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा रामप्रकाश थिएटर की स्थापना की गई थी। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य कहाँ का है? तो अलवर और भरतपुर मेयो क्षेत्र का ये प्रसिद्ध नृत्य है। सुगन चिड़ी को किस लोकमाता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को कौन सी लोकमाता का स्वरूप माना जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका इस एग्जाम के अंतर्गत डिलीट किया गया था। ठीक है, 56 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसमें डिलीट किया गया था। सुगन चिड़ी किस लोकमाता का स्वरूप माना जाता है, ये क्वेश्चन 2016 के जो ग्राम सेवक की एग्जाम हुई थी उसमें डिलीट किया गया था। बालिन जी के गुरु कौन थे? बालिन जी के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल जी थे। जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी को जाना जाता है। अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो जिलानी माता को प्राप्त है। राजस्थान का मोलेना गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, राजस्थान का मोलेला गांव, देखिए मोलेला गांव है, पहली बात तो ये मोलेना नहीं है। ठीक है, मोलेला गांव कौन सी लोक कला के लिए फेमस है? तो देखिए, ये मोलेला राजसमंद में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो चारों ही ऑप्शन दे रखे हैं इसमें मिस्टेक थी थोड़ी, तो ये क्वेश्चन भी आपका इसमें डिलीट किया गया था। ठीक है, 56 नंबर का क्वेश्चन और 60 नंबर का क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन इसमें डिलीट किए गए थे। मोलेना गांव कौन सी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन भी आपका इसमें डिलीट किया गया था। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मोलेना जो राजसमंद है वो कौन सी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान संस्कृति में जानोटन क्या है?
राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज को जानोटन कहा जाता है। भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? कच्छाऊ महिलाएं पहनती हैं। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो ओलंदी क्या नववधु के साथ आने वाली स्त्री या लड़की। चंदू जी का गढ़ा व बोडीगामा राजस्थान में किसके लिए विख्यात है? चंदू जी का गढ़ा तो तीर कमान निर्माण के लिए विख्यात है। बल्ल्या आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो हाथों में बल्ल्या आभूषण पहना जाता है। 6 व्यक्ति, उसके बाद देखिए आपको रीजनिंग मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए थे। ये क्वेश्चन आपको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 6 व्यक्ति दिए गए हैं, पारुल, राजेश, सतीश, तरुण, विशाल और प्रकाश। इनका जन्म वर्ष की समान तारीख को हुआ है, लेकिन हर एक का अलग अलग वर्षों में 6 लगातार वर्षों में हुआ है। ठीक है, यह भी मालूम है कि पारुल सतीश से बड़ी है, राजेंद्र तरुण और विशाल दोनों से बड़ा है, प्रकाश तरुण से 2 वर्ष बड़ा है, पारुल या तो वर्ष 1962 या वर्ष 1963 में जन्मी है, सबसे बड़े सदस्य का जन्म वर्ष 1960 में हुआ है। तो आपको बताना है समूह में सबसे छोटे से शुरू होगा सबसे बड़े तक की सूची कौन सी सही है। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट आपके इस क्वेश्चन के अंतर्गत लगेंगे, तभी आप ये ढंग से क्वेश्चन कर पाएंगे। वरना अगर कहीं पर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई साल को लिखने में तो फिर आगे क्वेश्चन सही नहीं होगा। लेकिन इतनी अच्छी बात है कि ये एक ही क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था, वरना इसी आधार पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये सही क्रम नहीं बैठता है तो 2-3 सारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको हल कर लेना। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, सतीश, विशाल, तरुण, पारुल, प्रकाश और राजेंद्र, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको ये रीजनिंग का एक सरल सा क्वेश्चन दिया गया था। इंट्री को 1 2 3 4 5 लिखा जाता है, स्टेडी को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि टेंडेंट शब्द किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 31 27 23 इसका आंसर हो जाएगा। फिर ABCDEF ये चचेरे भाई हैं। किसी भी 2 चचेरे भाइयों में उम्र समान नहीं है। ठीक है, उम्र समान नहीं है, परंतु सभी का जन्म दिवस है वो समान ही दिनांक को आता है। सबसे छोटा 17 वर्ष का और उससे सबसे जो बड़ा है E वो 22 वर्ष की उम्र का है। आपको बताना है F उम्र में B और D के मध्य कहीं है, A B से बड़ा है और C D से बड़ा है, तो कौन सा कथन इसमें संभव नहीं है? कौन सा कथन इसमें संभव नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें F की उम्र 20 वर्ष है, ये किसी भी हाल में संभव नहीं होगा। इसका जब आप आरेख बनाएंगे, सही तरीके से अरेंजमेंट करेंगे इसको, तो F की उम्र 20 वर्ष किसी भी हाल में नहीं आएगी। और ये जो तीनों संभावनाएं हैं ये बन सकती हैं। F की उम्र 18 वर्ष हो सकती है, F की उम्र 19 वर्ष भी हो सकती है, लेकिन 20 वर्ष नहीं हो सकती। D की उम्र 20 वर्ष है, ये संभावना भी इस आरेख में बनेगी। आप इसको बनाकर देख लेना। यदि किसी कूट भाषा में प्लेयर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि मैनेजर को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए मैनेजर के लिए जो सही कोड होगा वो इस तरीके से होगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, वहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से देखिए 6 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। शुरुआत के बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? तो दक्षिण पूर्व की दिशा होगी। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 8.9% की वृद्धि हुई थी। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है, यदि उसे 10% की छूट के ऊपर बेचा जाता है तो उसे कितना लाभ होता है? तो 125% इसका आंसर आ जाएगा। एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा जो अंकित मूल्य वो 840 रुपये है, तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया होगा? तो 600 रुपये का भुगतान उसने किया होगा। 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती हैं, एक पर 10% का लाभ होता है तो दूसरे पर 10% की हानि होती है। उनके क्रम में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा, ये आपको बताना है। तो 20 के गुणांक में होगा। एक आपको श्रृंखला दे रखी है, उसमें श्रृंखला में यहाँ पर आपको कौन सी संख्या है कि आगामी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो 217 आएगा यहाँ पर। फिर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक सीरीज दे रखी है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी जो अल्फ़ाबेट हैं वो आएंगे, ये बताना है। तो यहाँ पर H, W और G ये आएगा। समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में, एक तो 46 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। तो आपको प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 50 मीटर। एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलकर वहाँ से 300 किलोमीटर दूर स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पहुँचना चाहता है।
प्रातः 10:30 वह देखता है कि उसने 40% की दूरी तय कर ली है, तो निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति को कितनी बढ़ानी होगी, यानी कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा की उसको बढ़ानी होगी। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% साधारण वार्षिक दर पर और शेष राशि है वो 4% की साधारण वार्षिक दर पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 800 रुपये की आय अर्जित होती है, तो 8% ब्याज पर उधार दी गई राशि कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8,000 रुपये। एक आदमी 3% वार्षिक देय साधारण ब्याज की राशि उधार लेता है, तत्काल उसे 6 माही देय 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 330 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा उधार दी गई राशि कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16,000। फिर 81 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस तरीके से दिया गया था, जो कि इस आंसर की के अंतर्गत डिलीट किया गया था। देखिए 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये दे रखा है, तो उसी राशि के ऊपर उसी दर से उसी समय के लिए आपको साधारण ब्याज पूछा था, लेकिन ये जो ऑप्शन दिए गए थे वो इसमें से नहीं थे, और ये क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर डिलीट माना गया था। इसका जो राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। 81 नंबर का जो क्वेश्चन था वो आपकी आंसर की में डिलीट किया गया था। निम्न समूह में से उस शब्द को छांटिए जो अन्य से किसी प्रकार से भिन्न है। ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, गणित और अंकगणित, तो ये सभी गणित के ही पार्ट हैं, इसलिए गणित इनमें से भिन्न हो जाएगा, और ऑप्शन जो आपका सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से बेमेल शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैज अहमद और टोडरमल, इनमें से भिन्न कौन सा है? तो फैज अहमद ये यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। यानी कि जीके के जो क्वेश्चन थे वो आपको रीजनिंग में पूछ लिए किस तरीके से घुमाकर। 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। गणित में 47, भौतिक विज्ञान में 50, रसायन विज्ञान में 52 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 16 गणित और भौतिक विज्ञान में, 17 गणित में, रसायन विज्ञान में और 16 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों विषयों में अध्ययनरत हैं। तो आपको बताना है कि सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या क्या होगी? तो 5 विद्यार्थी हैं वो तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, 105 विद्यार्थियों की एक कक्षा में तीनों विषयों गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। इनमें 47 गणित, 50 भौतिक विज्ञान एवं 52 रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 16 गणित और भौतिक विज्ञान, 17 गणित और रसायन विज्ञान, 16 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। तो आपको उन विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जो केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो 34 विद्यार्थी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आपको एक समीकरण दे रखी है, इसका वर्गमूल क्या होगा ये बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसका वर्गमूल आपसे पूछा है, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। 4 वर्ष के बाद में यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो 2 वर्ष के बाद में उनकी आयु क्या होगी, ए और बी की आयु क्या होगी ये बताना है। तो ए की आयु 38 वर्ष और बी की आयु 54 वर्ष हो जाएगी। ए किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, उसके बाद में बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है। बी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकेगा? तो ये 35 से 5/17 दिन में कर सकेगा। यदि 102 का स्क्वायर का मान है 10404 है, तो आपको बताना है अंडर रूट 104.04 प्लस अंडर रूट 1.0404 प्लस अंडर रूट इसके अंदर है 0.010404, इसका मान क्या होगा? ये एक आपको क्वेश्चन दे रखी है, इसका मान बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ 11.322, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और शीशा, इनका अनुपात है 2:3:1 दे रखा है। दूसरी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और शीशा का जो अनुपात है 5:4:3 के अनुपात में। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर एक तीसरी धातु बनाई जाती है। तो तीसरी धातु के अंतर्गत शीशा, तांबा और जस्ते का अनुपात पूछा है, तो 5:10:9 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए थे। 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, करेक्ट सेंटेंस आपको इसमें बताना था। व्हेन आई डैश ओपन द डोर, आई डैश ए मैन ऑन हिज नीज, ही डैश, बाद में लिसन की फॉर्म बतानी है, टू ओवर कन्वर्सेशन एंड आई डैश हाउ मच ही डैश। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए पहले ब्लैंक स्पेस में ओपन आएगा, दूसरे में सा आएगा, फिर हैड बीन लिसनिंग आएगा, फिर वंडर्ड और हैड हियर्ड। ये इस तरीके से ब्लैंक स्पेस बढ़ना है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर 92 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसमें आपको पैसिव वॉइस दे रखा था। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया गया है और पैसिव वॉइस में आपको इसमें चेंज करना था। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर जो 3 है, दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन हैव नॉट बीन कंप्लाइड विथ, ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना।
93 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया था, 10 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के थे और 10 क्वेश्चन ये आपको इसमें हिंदी के दिए गए थे और उसके बाद में 10 क्वेश्चन ये आपको इसमें कंप्यूटर के दिए गए थे। ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक जो है इंग्लिश में उसमें से दिया गया था। ऑप्शन जो 3 है वही इसमें इसका राइट आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना। चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल। अगर आर्टिकल होता है तो आपको बढ़ना है, नहीं होता है तो क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर आपको लगाना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो ब्लैंक स्पेस है उसमें देखिए ए आएगा, उसके बाद में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, फिर एन, फिर द 4 बार द का प्रयोग होगा और ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये सेंटेंस जो है वो आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। फिर आपको प्रीपोजिशन की करेक्ट फॉर्म बननी है। प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, तो यहाँ पर देखिए बाई आएगी पहले ब्लैंक स्पेस में, फिर ऑफ, फिर विद और ऑन, इस तरीके से भरा जाएगा। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है गलत सेंटेंस को। इनमें से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से आपको जो गलत सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इनमें से जो चौथा सेंटेंस है वो आपको इसमें गलत दे रखा है। उसके बाद देखिए आपको इंग्लिश से ट्रांसलेशन करना है, मुद्रास्फीति, उसके बाद वेतन वृद्धि और प्रतिलेखन जो शब्दावली है उसमें आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो देखिए मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन होता है, वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट होता है और प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर सिनोनिम्स आपको बताना है, जेनेरियस का आपको सिनोनिम बताना है। देखिए लिबरल, बाउंटीफुल और यहाँ पर मैग्नेनिमस, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको एंटोनिम बताना है, मिसएंथ्रोपिस्ट, इसका आपको एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा इसका आंसर। फिर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, ये आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो देखिए क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा पहला और दूसरा क्लेप्टोमेनियक हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। फिर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए गए थे 10 क्वेश्चन। सबसे तेज़ मेमोरी इनमें से कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी आपकी कैश मेमोरी होती है। कुंजी पटल की मुख्यतः है, कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है, कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द होता है, एस्केप कुंजी के प्रयोग से। टेक्स्ट को केंद्र यानी कि सेंटर में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होगी, सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल के साथ में ई होती है। फिर मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया कैसा होता है, श्रव्य होता है, दृश्य श्रव्य होता है या फिर दोनों होता है। तो जो मल्टीमीडिया होता है आपका वो श्रव्य और दृश्य दोनों होता है। डीएनएस का तात्पर्य क्या है, डीएनएस का तात्पर्य होता है डोमेन नेम सिस्टम। 1 किलोबाइट तुल्य है यानी कि 1 केबी, किलोबाइट का मतलब है 1 केबी, तो 1 केबी किसको तुल्य होती है, 8000 बिट्स के तुल्य होती है। 1 निब्बल किसके तुल्य है, 1 निब्बल 4 बिट के तुल्य होती है। फिर देखिए भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी जो इकाई है भंडारण स्टोरेज वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इन सभी में से योटाबाइट इसका आंसर हो जाएगा। मोडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है, मोडेम की जो स्पीड होती है उसको बिट्स पर सेकंड बीपीएस में मापा जाता है। ISDN का पूरा नाम क्या है, ISDN का पूरा नाम, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका पूरा नाम है। फिर आपको बताना है, हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी के भी हैं। किस समूह के सभी शब्द यहाँ पर पर्यायवाची हैं। देखिए धनुर्धर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज और बानेत, ये सभी इसमें पर्यायवाची हैं। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है, कौन से में यण संधि नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से देखिए पितृनुमति, यद्यपि और षडानन, ये व्यंजन संधि का यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, कौन से मुहावरे का अर्थ है वो गलत दे रखा है, ये आपको बताना है। छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, तो छठी का राजा का मतलब कठिन परिश्रम करने वाला नहीं होता, पहला ही आपको इसमें गलत दे रखा है। शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प कौन सा है, यानी कि एकदम जो विलोम शब्द युक्त है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो अनिवार्य, तो निवार्य, एकाग्रचित्त, अन्यमनस्क और अनुलोम का प्रतिलोम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 115 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, उपसर्ग से रहित शब्द कौन से विकल्प में है, तो ये क्वेश्चन आपकी इस आंसर की के अंतर्गत डिलीट किया गया था। 115 नंबर का क्वेश्चन इस आंसर की में डिलीट किया गया था। ठीक है, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है, ये क्वेश्चन डिलीट था। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी पद क्रमधारय समास से निर्मित है, कौन से आपको ऑप्शन में बताना है सभी जो शब्द हैं वो क्रमधारय समास से युक्त हैं। देखिए घृतान, छायातरु, पर्णशाला और चंद्रमुख, ऑप्शन 3 है वो इसका आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है, यानी कि बिल्कुल सही अर्थ है, वो कौन सी लोकोक्ति का इसमें दे रखा है। देखिए घर ही के मर्द हैं, यानी कि डरपोक आदमी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 118 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए कितना मतलब तगड़ा क्वेश्चन दिया गया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अशुद्ध अर्थयुक्त
युग्म वाला विकल्प इसमें कौन सा है। लेकिन देखिए फिर भी ये क्वेश्चन जो था वो इसमें डिलीट किया गया था। ठीक है, 2016 में जो ग्राम सेवक की एग्जाम लगी थी उसमें 118 नंबर का क्वेश्चन ये आपको दिया गया था हिंदी का, ये आंसर की में डिलीट किया गया था। लेकिन फिर भी आप एक बार देखो कि आंसर इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो किस तरीके का है। ठीक है, युग्म शब्द आपको दे रखे हैं और इस तरीके का युग्म है कि देखिए पहले एक ऑप्शन में देखिए 2 2 4 6 आपको शब्द दे रखे हैं, 6 2 12 6 3 18 6 4 24, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 24 शब्दों का ज्ञान आपसे पूछ लिया। तो क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी तगड़ा है इसमें। देखिए शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शुद्ध नहीं है ये पूछा था। तो एक ही लेखक के ग्रंथों का प्रकाशन आत्मकथा होती है, ये इसमें गलत है। ठीक है, इसमें गलत है ये। अप्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्दयुक्त शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा घेरा, छापा, उतारा और झटका, ये इसका आंसर होगा। तो पूरे 120 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आपको ये पेपर देखने के बाद में आइडिया लग गया होगा कि ग्राम सेवक का जो पेपर है वो पिछली बार किस तरीके का पूछा गया था, तो इस बार किस तरीके का पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को देखने के बाद में आइडिया लग जाता है कि पेपर जो एग्जाम में है क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं। उम्मीद है यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर ज़रूर कर देना ताकि मेरी की गई मेहनत है वो भी साकार हो सके और मोटिवेशन मिले, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरीके का वीडियो मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।